कई हजार सालों के बाद बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर इंसानों की दुनिया में प्रवेश कर जाता है और उसे एक बहुत ही खतरनाक वेपन चाहिए जिससे इंसानों का खात्मा किया जा सके। इस एडवेंचरस और रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी सी इंस्टीट्यूट को दिखाते हुए। इस इंस्टीट्यूट के अंदर कई सारे योद्धाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। उसी जगह पर कई सारे निंजा वॉरियर्स भागते हुए आते हैं क्योंकि उन्हें उसके मास्टर ने बुलाया था। पूरे इंस्टीट्यूट का मास्टर वहां पर खड़ा होता है और हमें कई सारी डेड बॉडीज दिखाई दे रही थी। उन डेड बॉडीज के सामने यिंगमिंग नाम का उनका एक स्टूडेंट खड़ा होता है। मास्टर और उसके सभी लोग यिंगमिंग को इस तरीके से जिंदा देखकर सोच रहे थे कि उसने ही उनके सारे लोगों को मारा है, लेकिन यिंगमिंग ने ये बिल्कुल भी नहीं किया था। वो तो अपने मास्टर को बेगुनाही का सबूत दिखाने लगा। लेकिन इतने सारे उनके स्टूडेंट्स के मर जाने के कारण और सिर्फ यहाँ पर यिंगमिंग ही बचा है, तो ऑब्वियसली सारा शक उसके ऊपर ही जाता है। मास्टर तो ये भी कहने लगी कि यिंगमिंग जरूर उस रेड स्टोन को चुराने के लिए आया है जो उनके इंस्टीट्यूट में एकदम सेफ रखा गया है, क्योंकि उसके प्रोटेक्टिव वॉल्स को किसी ने तोड़ने की कोशिश की थी। अब यहाँ यिंगमिंग के बताने के बावजूद भी उसके मास्टर ने सारे साथियों को उस पर हमला करने के लिए कह दिया। यिंगमिंग उन सारे स्टूडेंट्स में से सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके पास बहुत सारी रचनात्मक शक्तियां भी थी। यिंगमिंग अपने ही साथियों से लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो उन सभी को दूर ढकेलकर टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है। इस स्पेल की मदद से अब वो टेलीपोर्ट हो चुका था जो सीधा किसी दूसरे प्लेस पर चला जाता है। मास्टर तो अब अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ उस रेड स्टोन के पास जांच पड़ताल करने आए। थोड़े समय पर उस प्लेस पर बेनी नाम की एक और लेडी आती है। बेनी इस पूरी जगह की इंचार्ज थी। साथ ही साथ बेनी और यिंगमिंग एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। लेकिन जब यहाँ मास्टर ने बेनी को यिंगमिंग के बारे में बताया कि वो किस तरीके से रेड स्टोन चुरा रहा था, तो बेनी को भी यिंगमिंग पर गुस्सा आने लगा। उन्हें अब किसी भी हालत में यिंगमिंग को पकड़ कर लाना है। अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि कई साल पहले इंसान और मॉन्स्टर्स एक साथ रहा करते थे। उन सभी के बीच में सब कुछ समान था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक मॉन्स्टर जो बहुत ही ज्यादा क्रूएल होता है, उसने अपनी पावर्स बढ़ाकर सारी इंसानी जगत पर कब्जा करना चाहा। उस मॉन्स्टर का साइज बहुत बड़ा था और उसके मल्टीपल सर होते हैं। उस खतरनाक मॉन्स्टर ने तो रेड स्टोन को भी एक्वायर करने का चाहा। रेड स्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर सेफ रहने वाला एक स्टोन है जिसे यूज करने पर किसी की भी पावर्स डबल हो जाएंगी। लेकिन वो स्नेक मॉन्स्टर कुछ तबाही कर पाता है। इससे पहले पृथ्वी पर जितने मास्टर्स मौजूद थे वो एक साथ आते हैं और अपनी पावर्स की मदद से मैजिकल स्वॉर्ड बनाते हैं। इस स्वॉर्ड के अंदर इतनी ताकत थी कि ये बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स को भी रोक सकता था, और अब उसी पावर की वजह से उन्होंने बड़े से मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच इस घमासान जंग के अंदर जितने भी मॉन्स्टर डर गए थे वो एक अलग ही रियल में जाकर छुप गए। वो पृथ्वी के अंदर एक ऐसी अलग जगह होती है जहाँ सिर्फ मॉन्स्टर रहते थे, और तब से ही पृथ्वी पे मॉन्स्टर्स के आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। जब भी कोई मॉन्स्टर पृथ्वी की जिस भी टेरिटरी में एंटर किया करता, तो वहाँ के सोल्जर्स और मास्टर को इस बारे में पता चल जाता। उनकी जिम्मेदारी होती कि वो उस मॉन्स्टर को खत्म करे और अपने कंट्रोल में कर ले। लेकिन किसी को नहीं आइडिया था कि वो सारे मॉन्स्टर्स बहुत ही खतरनाक प्लान बना रहे हैं इंसानों को नीचे गिराने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो कोई इंसान नहीं बच पाएगा और पृथ्वी पर मॉन्स्टर्स का राज होगा। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम पर एक बहुत ही डीप फॉरेस्ट के अंदर बोया नाम का एक मास्टर बहुत सारे खजाने को लेकर आगे बढ़ रहा था। बोया को अपने ये इम्पोर्टेंट खजाने एक सिटी से दूसरे सिटी में ले जाने थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे दूसरे सिटी तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रास्ते को तय करना था जो मॉन्स्टर रियल में से होकर जाता है, यानी वो जगह जहाँ पर वो सारे मॉन्स्टर्स रहते थे। इसीलिए वो अपने पूरे सैनिकों को लेकर फॉरेस्ट के अंदर चला गया। अब यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही अचानक 3 सिर वाला मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। उस मॉन्स्टर के हाथों में नुकीले हथियार थे। वो उन्हीं की मदद से सैनिकों और बाकी सारे लोगों पर हमला कर देता है खजाना छीनने के लिए। मास्टर बोया ये सब देख रहे थे। वो इस तरीके से अपने सैनिकों और खजाने को नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब वो भी फाइट करने के लिए उतर गए उस बड़े से मॉन्स्टर से। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पावर की मदद से एक सर उसका काट दिया। मास्टर बोया को तो लग रहा था कि शायद वो मॉन्स्टर अब मर चुका है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने अपने एक्स्ट्रा हाथ निकाले और पीछे से बोया पर हमला करना स्टार्ट किया। लेकिन अब बाद में पता चला कि वो कोई बड़े मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि 3 अलग अलग छोटे मॉन्स्टर्स हैं। सिर्फ अपना साइज बढ़ाकर डराने के लिए वो इस तरीके की पोशाक पहनते थे। लाइक ये सारी चीजें जंगली जानवरों में एकदम कॉमन होती है। अगर वो अपना साइज दुश्मन के सामने बड़ा दिखाएं तो कोई भी दुश्मन डर सकता है। लेकिन देखकर यही लग रहा था कि मास्टर बोया इन सब से बहुत ही ऊपर है। पर जैसे ही वो उन तीनों मॉन्स्टर्स को मारने जा रहे थे तभी एंट्री होती है यिंगमिंग की। यिंगमिंग ने अपने पावर स्पेल की मदद से वहां पर सभी को बेहोश कर दिया। वो तो उन सारे मॉन्स्टर्स और खजाने को लेकर फॉरेस्ट के अंदर चला गया।
हमें यहाँ पर पता चला कि यिंग मिंग को जब इंस्टीट्यूट से निकाला गया था तो वो इस मॉन्स्टर रियल में आ गया और अब वो इन्हीं सारे मॉन्स्टर्स दोस्तों के साथ यहाँ पर रहता है। हमें अब उसी इंस्टीट्यूट में दिखाया गया जहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन मॉन्स्टर्स के बहुत ही बड़े बड़े पंख होते हैं जिससे ये आसानी से उड़ सकते थे। अब वो धीरे धीरे उस चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेड स्टोन को सुरक्षित रखा गया था। उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है। दोनों मॉन्स्टर्स ने किसी भी तरीके से प्रोटेक्टिव वॉल को तोड़ दिया और उस रेड स्टोन को पकड़कर लेकर जाने लगे। थोड़ी देर के अंदर इस बारे में वहाँ के मास्टर्स को पता चल जाता है और सभी सोल्जर्स उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए आ गए। वहाँ की जिम्मेदारी बेनी नाम की उसी मास्टर की थी। बेनी उस जगह पर जैसे ही पहुंची तो वो मॉन्स्टर रेड स्टोन को लेकर भाग रहे थे। बेनी ने अपने पावर की मदद से प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर एक मॉन्स्टर को तो पकड़ लिया होता है, लेकिन दूसरा वाला मॉन्स्टर वो रेड स्टोन लेकर भाग रहा था। बाकी सभी सोल्जर्स उसका ध्यान रखते हैं और बेनी उस दूसरे वाले मॉन्स्टर से रेड स्टोन लेने के लिए चली गई। देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो रेड स्टोन लेकर भाग जाएगा, पर बेनी ने निशाना लगाकर उसे घायल कर दिया। वो उड़ने वाला मॉन्स्टर तो सीधा मॉन्स्टर रियल में जाकर गिरता है। फिर भी बेनी और कुछ सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए वहां पर चले गए थे। हमें दिखाया गया कि वो 3 छोटे छोटे मॉन्स्टर जो यिंग मिंग के लिए काम करते थे, उन्होंने वो रेड स्टोन उठा लिया है, यानी वो उसे अब लेकर फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे। बेनी उस जगह पर पहुंचकर उस उड़ने वाले मॉन्स्टर को बहुत मारती है और उससे वो रेड स्टोन छीनने की कोशिश करती है, बट ऑब्वियस बात थी कि वो मॉन्स्टर उड़ने में माहिर था तो वो काफी आसानी से वहां से चला जाता है। अब बेनी के साथ मौजूद एक आदमी जो कि रेड स्टोन को ढूंढने आया था, वो साफ साफ देख पा रहा था कि 3 छोटे छोटे जानवर उस रेड स्टोन को लेकर जा रहे। ये तीनों यिंग मिंग के ही मॉन्स्टर्स थे और इसीलिए वो आदमी उन मॉन्स्टर्स को कहता है कि ये रेड स्टोन मुझे दे दो, क्योंकि इसके अंदर कितनी पावर्स है ये सिर्फ उन्हें ही पता था। ये चीजें देखने के बाद उन तीनों में से एक छोटा मॉन्स्टर रेड स्टोन को उठाकर सीधा अपने मुंह के अंदर डाल देता है। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये रेड स्टोन कितना तबाही मचा सकता है। वो आदमी जब उनके पास गया तो पीछे से दूसरा मॉन्स्टर उसे मारकर बेहोश कर देता है, यानी कि वो सब अब रेड स्टोन को लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। अब हमें वो उड़ने वाला एक मॉन्स्टर दिखाया गया जो उन सभी के चंगुल से निकलकर अपनी क्वीन के पास आ गया होता है, यानी कि वो एक खतरनाक जादूगर स्नो क्वीन के लिए काम करता था जिसने कि रेड स्टोन लाने के लिए उसे भेजा होता है। बट अफसोस वो खाली हाथ आया था और जब ये बात स्नो क्वीन को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गई और उस उड़ने वाले मॉन्स्टर को पूरा बर्फ में जमा कर मार दिया। स्नो क्वीन ने तो अब उस रेड स्टोन को लाने के लिए दूसरे आदमी को भेज दिया होता है। वो भी एक खतरनाक मॉन्स्टर था जो कि अपर लेवल में आता है। एक मॉन्स्टर तो स्नो क्वीन के कहने पर सामने आया, लेकिन उसका सिर्फ हाथ ही मौजूद होता है। उसके कहने पर अब उस हाथ ने तुरंत ही उड़ने वाले मॉन्स्टर की जान ले ली। यानी स्नो क्वीन बहुत ज्यादा क्रूएल है। उसने अगर जो ठान लिया कि उसे चाहिए तो वो लेकर ही रहेगी। हमें अब उन्हीं सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को दिखाया गया जो कि अपने एक हिडन प्लेस पर आ रहे थे। उनका एक साथी जिसने कि रेड स्टोन निगल लिया था, उसकी तबीयत एकदम खराब होने लग जाती है। वो सभी मॉन्स्टर वाले एरिया में आई तभी यिंग मिंग की नजर उनके ऊपर पड़ गई। यिंग मिंग उनके पास आकर पूछने लगता है कि आखिर तुमने कौन सी गड़बड़ी की है और ये इतना बीमार कैसे लग रहा है। तब जाकर बाकी मॉन्स्टर्स डिपिक्ट करके दिखाते हैं कि इसने कुछ खा लिया है। यिंग मिंग जब उस छोटे से मॉन्स्टर को ध्यान से देखने लगा तो उसके चारों तरफ एक एनर्जी लग रही थी। वो तुरंत ही समझ गया कि इसने जाने अनजाने में रेड स्टोन खा लिया है। अगर इसे बचाया नहीं गया तो शायद इसकी जान भी जा सकती है। यिंग मिंग को इस रेड स्टोन को कंट्रोल करना आता था, इसीलिए अब वो एक स्पेल पढ़ता है और चैम्बर के अंदर उस छोटे से जानवर को रख देता है। यानी ये एक शील्ड की तरह काम करेगा जिससे कि उस मॉन्स्टर को भी कुछ ना हो और रेड स्टोन भी कुछ समय बाद बाहर निकल जाए। यिंग मिंग तो अब उस जगह से सीधा मॉन्स्टर रियल में पहुंच जाता है, यानी कि वो किसी मॉन्स्टर से मिल रहा था। हमें तो अब इंस्टीट्यूट में दिखाया गया जहाँ पर रेड स्टोन की चोरी होने के बाद सभी मास्टर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। बेनी के ऊपर वो पूरे चैम्बर की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके रहते भी वो चोरी हो गया, इसीलिए अब मास्टर्स बेनी पर ही शक करने लगे। मास्टर्स को लगता था कि बेनी ने अभी तक अपने साथी यिंग मिंग को गिरफ्तार नहीं किया है। शायद वो अभी भी यिंग मिंग से प्यार करती है और उसका साथ दे रही है, इसीलिए बेनी को अब नीचे दर्जे का समझने जाने लगा। बेनी इस बात से बहुत गुस्सा हो गई और अब सारी चीजें इसी तरफ इशारा कर रही थी कि उसे यिंग मिंग को मारकर पकड़ना ही होगा। अब वो बिल्कुल भी सोच नहीं सकती कि वो उसका साथी था और इतने साल मिलकर उन्होंने ट्रेनिंग की है। हमें तो अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यिंग मिंग, बेनी और कई सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग किया करते थे। इंस्टीट्यूट के अंदर उन्हें सारी स्किल्स एक्वायर करके मास्टर बनना था। उन्हें तो टॉप क्लास की ट्रेनिंग दी जाती थी और यिंग मिंग उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट था।
धीरे धीरे समय बीतने के बाद मास्टर्स को ये पता चला कि यिंग मिंग के अंदर डीमन और इंसान दो लोगों की पावर्स हैं। इसी वजह से वो बाकी लोगों से ज्यादा अच्छी तरीके से स्टैंड आउट कर पाता था। उस समय बेनी यिंग मिंग को पसंद किया करती थी, शायद उन दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप भी बन चुका होता है। लेकिन जब यहाँ प्रेजेंट सीन आता है तो बेनी अपने मास्टर जो कि मर चुके थे उनकी ग्रेव के ऊपर फूल रखते हुए दिखाई देती है। बेनी ने उनसे प्रे करते हुए ये माफी मांगी कि यिंग मिंग को वो सही रास्ते पर नहीं लेकर आ पाई, पर चाहे कुछ भी हो जाए वो यिंग मिंग को पकड़कर उसे गिरफ्तार करेगी ही। दूसरी तरफ बोया के ऊपर भी इल्जाम रख रहे थे कि वो यिंग मिंग का साथ दे रहा है रेड स्टोन चुराने के लिए। इन्हीं वजह से बोया भी अब काफी गुस्सा हो गया और यिंग मिंग को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इससे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यिंग मिंग के जो साथी थे उसके अब वो दुश्मन बन चुके हैं। बोया अब यहाँ यिंग मिंग के बारे में पता करने के लिए एक मार्केट में पहुंचता है जो बहुत ही मैजिकल मार्केट था। वहां पहुंचते ही उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यान यान नाम का एक आदमी को पता है कि यिंग मिंग कहां पर मौजूद है और वही उसे गाइड कर सकता है मॉन्स्टर रियल में जाने के लिए। लेकिन हमें उस मार्केट में दिखाया जाता है यान यान को, जिसे लिन नाम की एक लड़की ने उल्टा लटका कर रखा था। दरअसल लिन भी कई दिनों से यिंग मिंग को ही ढूंढ रही थी। लिन उसकी दुश्मन नहीं होती, इनफैक्ट वो यिंग मिंग को अपना मास्टर बनाना चाहती है। उसे रियलाइजेशन था कि यिंग मिंग के पास कैसी कैसी पावर्स हैं और वो भी चाहती थी कि ये पावर्स वो भी एक्वायर करे। बोया तो अपनी सारी रिसर्च जारी करते हुए उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहां उसे यान यान मिलेगा। थोड़ी देर तक रिसर्च करने के बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। अचानक अब लिन को लगने लगा कि बोया उसका दुश्मन है, इसीलिए उसने तुरंत ही बोया को अपने जाल में फंसा लिया था। बोया एकदम निहत्था हो चुका था, इसीलिए वो लिन से रिक्वेस्ट करने लगा। लिन बताती है कि मुझे किसी भी हालत में यिंग मिंग के पास पहुंचना है। ये सुनने के बाद बोया साफ कह रहा था कि मेरे पास कुछ स्पेल्स हैं जो मॉन्स्टर रियल में पहुंचने के लिए मदद करेंगे। ये चीजें जैसे ही लिन को पता चली तो वो बोया को छुड़ा देती है। वो किसी भी हालत में यिंग मिंग के पास पहुंचना चाहती थी, तो इसीलिए वो अब बोया के कदमों में गिरकर उससे मैप मांगती है ताकि वो रियल में पहुंच सके। बोया भी अब यहाँ लिन के साथ रेडी हो चुका था उस मॉन्स्टर रियल में जाने के लिए। बस यही डिफरेंस होता है कि बोया यिंग मिंग को अरेस्ट करना चाहता है और लिन उसे अपना मास्टर बनाना चाहती है। दोनों अब बहुत ही लंबे सफर पर निकल गए थे जो माउंटेन्स की चढ़ाइयों को भी पार करके आगे बढ़ते हैं। थोड़े समय के अंदर वो मॉन्स्टर रियल में पहुंचने वाले थे, लेकिन इससे पहले उन्हें एक बहुत ही बड़ी खाई को पार करना होगा। इस बड़े से डिस्टेंस को कवर करने के लिए बोया ने लिन को एक स्पेल कार्ड दिया। इस स्पेल कार्ड के यूज करके एक बड़े से ब्रिज को सामने लाया जा सकता था। लिन उस कार्ड का बड़े अच्छे तरीके से यूज करती है और उसे एक्सेस करके एक बड़े से ब्रिज को वहां ला देती है। बोया और लिन उसी की मदद से अब मॉन्स्टर रियल में पहुंच चुके थे। बहुत जगह पर घूमने के बाद आखिरकार उन्हें यिंग मिंग मिल ही गया। लिन तो यिंग मिंग के सामने जाकर अपने सर टेक देती है और कहती है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले, उसे भी अलग अलग टाइप की पावर सीखनी है। यिंग मिंग इन बातों पर सोच पाता है इससे पहले बोया वहां आ जाता है उसे अरेस्ट करने के लिए। बट लिन यहाँ बोया पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो उसके मास्टर से इस तरीके से बात नहीं कर सकता, यानी कि उसने अभी से ही यिंग मिंग को अपना मास्टर मान लिया है। बोया के इंस्ट्रक्शंस यिंग मिंग के लिए साफ थे कि उसे अब किसी भी हालत में इंस्टीट्यूट में वापस लौटना पड़ेगा। रेस्टोन इंस्टीट्यूट को चाहिए जिससे कि वहाँ की स्टेबिलिटी बनी रहे। यिंग मिंग इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एक स्पेल पढ़कर उन दोनों को उलझा देता है। यिंग मिंग बड़ी आसानी से वहाँ उन्हें चकमा देकर भाग गया। अब यहाँ यिंग मिंग एक रेड पैलेस पर आ चुका था जहाँ पर एक वो मॉन्स्टर से मिल रहा होता है। यिंग मिंग ने उस मॉन्स्टर से साफ पूछ लिया कि वो स्वॉर्ड कहाँ पर है जिसे कि इंस्टीट्यूट के मास्टर्स ने बनाई थी उस बड़े से क्रिएचर्स को हराने के लिए। उस मोटे मॉन्स्टर को पता था कि वो जादुई तलवार कहाँ पर है, लेकिन उसे क्या फायदा होगा, यही चीजें वो यिंग मिंग से पूछने लगा। यिंग मिंग उस मोटे मॉन्स्टर को लेके आकर उन दोनों की तरफ इशारा करता है, यानी कि बोया और लिन की तरफ। एक तरीके से यिंग मिंग उन दोनों को मोटे मॉन्स्टर को सौंप रहा था उस जादुई तलवार के बदले। ये डील उनकी फिक्स हो जाती है। मोटे मॉन्स्टर के कई साथी बोया को पकड़कर एक बैटल ग्राउंड में फेंक देते हैं। चारों तरफ ऑडियंस बैठी थी और वो एंजॉय कर रहे थे। लिन को तो बंदी बना लिया गया था और वो मदद के लिए चिल्लाती है। अब हमें बोया के सामने एक छोटा सा मॉन्स्टर दिखाया गया जो कि रेड कलर का था। बोया तो उसे देखकर हंसने लगा क्योंकि इससे तो वो बड़ी आसानी से जीत जाएगा। बोया उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था। थोड़ी देर के अंदर उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। छोटा रेड मॉन्स्टर तो तुरंत ही बोया के पैर पर आकर काटने लगा। इससे बोया समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। बोया ने भी अब अपना हमला करना स्टार्ट किया और उस छोटे से मॉन्स्टर को बहुत मारा। रिजल्ट ये होता है कि उस मॉन्स्टर को अब गुस्सा आ चुका था। रेड मॉन्स्टर्स का साइज और भी ज्यादा बढ़ने लगा और अब तो वो विशालकाय हो जाता है। इतनी ज्यादा ताकत होने के कारण उसने तो बोया को मारना स्टार्ट किया। बोया कुछ भी नहीं कर पा रहा था और देखने से यही लगता है कि बोया हार जाएगा। यिंग मिंग भी उस जगह पर होता है और वो इस तरीके से अपने साथियों को मरते हुए तो नहीं देख सकता था।
तो इसीलिए चोरी छुपके वो कुछ स्पेल्स पढ़ता है जिससे कि वो मॉन्स्टर का पैर फिसल गया। बोया को जैसे ही मौका मिलता है वो उस मॉन्स्टर को मारने लग जाता है। लगातार पलटवार करते रहने के कारण मॉन्स्टर भी अब कमजोर हो चुका था। उसका साइज धीरे धीरे छोटा हो जाता है, पर वहां के लोगों के साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि जब तक अपोनेंट मर नहीं जाएगा तब तक पहला वाला अपोनेंट जीतेगा नहीं। बोया ने तुरंत ही अपना वेपन उठा लिया रेड मॉन्स्टर को मारने के लिए, बट उस रेड मॉन्स्टर का साइज छोटा होने के बाद वो बड़ा प्यारा लग रहा था। इस तरीके से बोया किसी निहत्थे पर हाथ तो नहीं उठाता, इसीलिए अब बोया उसे नहीं मारता और अपना स्वॉर्ड दूसरी तरफ फेंक देता है। सारे मॉन्स्टर्स इस बात से खुश नहीं थे, शायद वो सब अब बोया को जान से मार देंगे क्योंकि उसने रूल को फॉलो नहीं किया है। यिंगमिंग तो अब यहाँ पर उस मैजिकल स्वॉर्ड को ओपन कर रहा था जो कि उसने उस मोटे से मॉन्स्टर से ली होती है। इसी स्वॉर्ड की मदद से सारे मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है। यिंगमिंग को किसी भी हालत में इसकी पावर्स चाहिए थी, इसीलिए वो उसे लेकर जाने लगा। पर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती क्योंकि अब बैनी वहां पर आ चुकी थी। बैनी इतनी आसानी से उसे स्वॉर्ड लेकर जाने नहीं दे सकती। उस जगह पर तो इंस्टीट्यूट के कई सारे मास्टर्स भी आ जाते हैं। यिंगमिंग के पास कई सारी पावर्स थी और इसी की मदद से वो उन्हें चकमा देकर स्वॉर्ड लेके भागने लगा। बैनी तो अब यहाँ यिंगमिंग को पकड़ने के लिए उसके फ्लोर को एकदम से स्टक कर देती है, जिससे यिंगमिंग भाग नहीं पा रहा था। बट यिंगमिंग उससे भी चालाक होता है। उसने अब बैनी को एक ऐसे भूल भुलैया में फंसा दिया जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था। बैनी को इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अपने छड़ी की मदद से सारे दरवाजे ही तोड़ दिए। दोनों का जादुई लेवल एकदम सेम था क्योंकि दोनों ने सेम टाइप की एजुकेशन ली होती है। अब इसी पूरी लड़ाई के चक्कर में यिंगमिंग के हाथ से उसका स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। वो तो उसी बैटल ग्राउंड के अंदर गिरा था जहाँ बोया और उसका वो रेड मॉन्स्टर के साथ लड़ाई होती है। बोया ने जैसे ही स्वॉर्ड को देखा तो वो उसे उठा लेता है। बोया अब तुरंत ही लिन को अपने साथ ले रहा था और सारे मॉन्स्टर्स को मारने की धमकी देता है। सभी मॉन्स्टर्स को ये भली भांति पता था कि ये स्वॉर्ड बहुत ताकतवर है, इसीलिए वो पीछे हट जाते हैं जिससे कि बोया लिन को लेकर वहां से बाहर जाने लगा। यिंगमिंग स्वॉर्ड को एक और बार फिर से इस तरीके से खो नहीं सकता, बट उस जगह पर ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट के सारे मास्टर्स भी मौजूद थे। सभी एक साथ हमला कर देते हैं यिंगमिंग के ऊपर। वहाँ दूसरी तरफ रेड मॉन्स्टर्स भी बोया की मदद कर रहा था क्योंकि बोया ने अल्टीमेटली उसकी जान बचाई है, यानी अब वो बोया के साथ ही काम करेगा। कई मास्टर्स एक साथ हमला कर देते हैं यिंगमिंग के ऊपर और वो पीछे देख भी नहीं पा रहा था। इसी मोमेंट पर बैनी सामने आती है और अपनी प्रोटेक्शन स्पेल का यूज करके यिंगमिंग की जान बचा लेती है। बट इस पूरे प्रोसेस में बैनी भी कमजोर हो चुकी थी। यिंगमिंग बैनी की इस हालत को देखकर काफी गुस्सा हो रहा था और उसने अपने स्पेल्स पढ़ के मास्टर्स को भगा दिया। मास्टर्स उसके स्पेल के सामने टिके नहीं पाते। यिंगमिंग को किसी भी हालत में अपनी दोस्त बैनी को बचाना था, तो इसीलिए वो सामने आता है और यहाँ बोया और लिन के साथ मिलकर टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है। वो सभी को लेकर मॉन्स्टर रियान में मौजूद उस जगह पर आ चुका था जहाँ पर वो रहता था, यानी कि उस जगह पर वो सब पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। यिंगमिंग अच्छी तरीके से अपनी दोस्त बैनी का ख्याल रखने लगा और उसकी चोटों पर मरहम पट्टी करता है। थोड़े समय तक आराम करने के बाद बैनी को होश आ गया, लेकिन अब तुरंत ही वो तलवार लेकर यिंगमिंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ी क्योंकि वो उनका दुश्मन है और उसने ही रेड स्टोन को चुराया होगा। बट यिंगमिंग बैनी को सच्चाई बताता है। यिंगमिंग ने साफ कह दिया कि उसने रेड स्टोन नहीं बल्कि स्नो क्वीन ने रेड स्टोन चुराने की कोशिश की थी। जब तक यिंगमिंग उस जगह पर पहुंचा तब तक स्नो क्वीन ने कई सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है। उन सभी सोल्जर्स में हमारे मास्टर भी शामिल थे। इवन स्नो क्वीन ने तो यहाँ यिंगमिंग के ऊपर भी हमला कर दिया था, बट यिंगमिंग अपने प्रोटेक्शन स्पेल का यूज करके उस हमले से बच जाता है। उस पूरे प्रोसेस में जितने भी मास्टर और सोल्जर्स मौजूद थे वो मारे गए। बात ये हो गई कि यिंगमिंग के पास कोई सबूत नहीं था जिससे वो अपनी बेगुनाही प्रूव कर सके और इसी वजह से सभी मास्टर्स उसके ऊपर शक खाने लगे। हमारी असली दुश्मन वो स्नो क्वीन है। यिंगमिंग की इन सारी बातों को सुनने के बाद बैनी को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है। बैनी इतने समय से गलत सोच रही थी। उसके दिल में अभी भी कहीं न कहीं यिंगमिंग के लिए प्यार बसा हुआ है, पर अब किस तरीके से स्नो क्वीन को ढूंढकर उसे मारना होगा ये तो उन्हें नहीं पता। बट आगे आने वाली जंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है। इसके लिए हमें पार्ट 2 में देखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।